अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी राइटर फैज़ा शेख। मैं जानती हूं कि मैं नॉवेल्स के दरमियान काफ़ी गैप ले लेती हूं, बट चैनल में कुछ इश्यूज़ की वजह से मैं नॉवेल्स अपलोड नहीं कर पा रही थी। इंशाल्लाह आज से डेली लॉन्ग पार्ट्स में नॉवल अपलोड किया जाएगा। तो जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। बिना वक्त को ज़ाया किए हम आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। माजी शाहजहान जैसे ही अपने रूम में कदम रखा, उसे हैरत का शदीद झटका लगा। उसके रूम की हर एक चीज़ वैसे ही अपनी जगह पर मौजूद थी। कमरा भी शीशे की तरह चमक रहा था। शाहजहान अंदर आया। उसका सामान मुलाजिम पहले ही रखकर जा चुका था। शाहजहान को फ्रेश होना था, इसलिए उसने सबसे पहले अपना ड्रेस लेकर वॉशरूम का रुख किया। कुमैल को उसके साथ वाला रूम मिला था, क्योंकि शाहजहान अपनी कोई भी चीज़ किसी के साथ शेयर नहीं करता था, इसीलिए कुमैल को वो कमरा दिया। शाहजहान फ्रेश होकर आया तो दरवाज़ा नॉक हुआ। शाहजहान ने आने की इजाज़त दी तो मुलाजिम ने उसे वजाहत साहब का पैगाम दिया, जो उसे नीचे खाने पर बुला रहे थे। शाहजहान ने सर हिलाकर जवाब दिया और खाने की टेबल पर आ गया। खाना खुशगवार माहौल में खाया गया। शाहजहान को खुद पर किसी की नज़रों की तपिश महसूस हुई तो उसने सर उठाकर देखा। दरवाजे से किसी का आंचल नजर आया। शाहजहान की रगें एकदम गुस्से से तन गई थी। उसने दरवाजे को सख्त नज़रों से घूरा, जैसे सारी गलती उसी की हो। शाहजहान सबसे एक्सक्यूज़ करके उठा और कुमैल को भी बाहर आने का इशारा किया। कुमैल समझ गया कि शाहजहान का मूड खराब हो चुका है, लेकिन किस बात पर यह उसे समझ नहीं आ रहा था। वो भी बाहर आया और शाहजहान ने कुमैल से लॉन्ग ड्राइव का कहा तो वो राजी हो गया। शाहजहान बस किसी भी तरह यहाँ से निकलना चाहता था। दोनों गाड़ी में बैठे और लॉन्ग ड्राइव पर निकल पड़े। शाहजहान ने कुमैल को अपना गांव दिखाया। कुमैल भी यहाँ आकर बहुत खुश था। अभी शाहजहान कुछ ही दूर गया था कि उसे खेतों की तरफ से चीखों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। शाहजहान दौड़ता हुआ खेतों की इस साइड पहुंचा जहाँ से आवाज़ें आ रही थी। शाहजहान वहां पहुंचा तो देखा उसके चचा शराफत इब्राहिम का बेटा हारिस था, जो बिगड़ा मीरजादा था। आए दिन कोई न कोई कारनामा उसका सामने आता रहता था। हारिस ने एक सियाह बुर्के में मौजूद लड़की को काबू किया हुआ था और उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। शाहजहान को अपने सामने देखकर हारिस घबरा सा गया और भागने लगा, मगर इससे पहले कि वो भागता, शाहजहान ने उसे पकड़ लिया और बिना रुके उसे मारने लगा। उसे मार मार कर लहूलुहान कर दिया था। कुमैल जो थोड़ा दूर था, उनकी आवाज़ें सुनकर दौड़कर इस तरफ आया और हारिस को छुड़वाने लगा, मगर शाहजहान के सर पर तो लहू सवार था। उसके कानों में एक नस्वानी आवाज़ टकराई, प्लीज़ मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, छोड़ दें उन्हें, वरना मेरी इज्जत का तमाशा बन जाएगा। उस साहिरा की आवाज़ सुनकर शाहजहान के हाथों की हरकत थमी थी। शाहजहान ने नज़र उठाकर देखा तो गहरी सब्ज आंखें जो नमकीन पानियों से भरी हुई थी। शाहजहान को अपना आप इन सब नैन कटोरों में डूबता हुआ महसूस हुआ। उस पर जैसे किसी ने एक सहर तारी कर दिया था। उसकी आंखों में तिलस्माती चमक थी, जो शाहजहान को खुद से बांध रही थी। कुमैल की आवाज़ पर शाहजहान होश में आया और उस परी पैकर की तरफ देखा, जिसकी आंखों में डर और खौफ हलकोरे ले रहा था। उसका वजूद हौले हौले कांप रहा था। शाहजहान थोड़ा दूर था। कुमैल ने पहले ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। थोड़ी देर में पुलिस भी आ चुकी थी और हारिस को गिरफ्तार कर चुकी थी। शाहजहान ने इस परी पैकर से उसका नाम पूछा था। क्या नाम है आपका? हुरम, जो कब से शाहजहान की नज़रों से कंफ्यूज हो रही थी, इसके नाम पूछने पर एकदम घबरा सी गई और अपनी सब्ज आंखें उठाकर शाहजहान को देखा। हुरम से घबराहट की वजह से कुछ बोला नहीं जा रहा था। वो बस यही सोच रही थी कि अगर आज ये फरिश्ता ना आता वो क्या करती। हुरम ने मोहसिन की आंखों में देखा, जहां एहतराम ही एहतराम था, और जवाब दिया कि मैं हवेली के बख्श बाबा की बेटी हुरम हूँ। कॉलेज से आ रही थी कि सामने से ये शैतान आ गया। इतना बोलकर हुरम हाथों में चेहरा छुपाकर बच्चों की तरह रोने लगी। शाहजहान को उसका रोना बेचैन कर रहा था। शाहजहान का बस नहीं चल रहा था कि कैसे उसके सारे आंसू अपने अंदर जज्ब कर ले। कुमैल को ये सुनकर हैरत के झटके लग रहे थे। शाहजहान की बेचैनी उससे छुपी नहीं थी। शाहजहान के पास अल्फाज नहीं थे जिनमें वो हुरम को तसल्ली दे सके। कुमैल ने माहौल की कशीदगी को कम करने के लिए हुरम से कहा था कि घबराइए नहीं, आपके दोनों भाई आपके साथ हैं। जहाँ शाहजहान को उसके चुप होने पर सुकून आया, वहीं खुद को भाई बोलने पर कुमैल को ऐसे देखा जैसे कच्चा चबा जाएगा। उसकी हालत का मजा लेते हुए कुमैल ने उसे घर छोड़ने की भी ऑफर की, जिसे हुरन ने बड़ी दिलेरी से ठुकरा दिया था और अपने घर की राह ली। शाहजहान ने कुमैल की पीठ पर धमोका जड़ा। कुमैल दर्द से बिलबिला उठा। आगे आगे कुमैल और पीछे शाहजहान दौड़ रहे थे। जब दोनों थक गए तो शाहजहान और कुमैल एक पत्थर पर बैठ गए। शाहजहान ने कुमैल को घर में कुछ भी बताने से मना किया था, क्योंकि वो जानता था कि सब बिला वजह परेशान हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद दोनों हवेली के रास्ते पर रवाना हो गए। पूरम जैसे ही घर पहुंची तो उसकी माँ खुशबक दरवाजे पर खड़ी उसी का इंतजार कर रही थी। पूरम ने जैसे ही माँ को देखा तो दौड़कर उनके गले से ला लगी और फूट फूट कर रोने लगी।
खुशबक जो कब से बेचैन थी बेटी को देखने के लिए, उसकी ऐसी हालत देखकर जैसे किसी ने दिल मुट्ठी में जकड़ लिया था। खुशबक ने हुरम को खुद से अलग किया और उसे देखने लगी कि कहीं कोई चोट तो नहीं लगी, क्योंकि उसके कपड़े मिट्टी में अटे हुए थे। उनको परेशानी ने घेरा, न जाने उनकी फूल की बच्ची के साथ क्या हुआ था। खुशबक से उसे अंदर ले गई और पानी पिलाया। पानी पीते हुए हुरम के हाथ मुसलसल कांप रहे थे। हुरम दोबारा खुशबक के सीने से आ लगी और रोने लगी, अपने पर बीती कयामत का बताने लगी, जिसे सुनकर खुशबक के पैरों के नीचे से जमीन खींच ली थी। खुशबक ने और जोर से खुरम को अपने सीने में छुपाया। अगर आज कुछ हो जाता तो कैसे जीते। खुशबक ने दिल में अपने रब का शुक्र अदा किया, और छोटे शाह का भी, जिनकी वजह से आज उनकी इज्जत महफूज थी, वरना इस खबीस इंसान ने तो कोई कसर न छोड़ी थी हुरम के दामन को दागदार करने में। मगर कहते हैं जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। बस यही हुरम के साथ हुआ था। अल्लाह ने उसकी हिफाजत की थी। खुशबक ने साईं का शुक्रिया अदा करने का सोचा। माजी शाहजहान और कुमैल जैसे ही हवेली में दाखिल हुए तो सामने ही वजाहत साहब टहलते हुए दिखाई दिए। शाहजहान ने ठंडी सांस खारिज की। उसे पता था कि तमाम मालूमात पहले ही पहुंचाई जा चुकी हैं, इसीलिए अब छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं है। वजाहत साहब ने आज हुए वाक़े के बारे में पूछा तो कुबैल ने हर बहुत सारी बात उन्हें बताई, जिसे सुनकर वजाहत साहब को भी हैरत का शदीद झटका लगा। उन्हें ये बात पता थी कि हारिस बहुत ज़्यादा अय्याश है, मगर अपने ही गाँव, खास तौर पर बख्श की बेटी के साथ ही कर सकता है। ये तो कोई सोच भी नहीं सकता था। इस बार हारिस ने सारी हदें पार कर दी थी। वजाहत साहब ने शाहजैन को इस मामले से दूर रहने का कहा, क्योंकि उन्हें पता था कि गांव के मामलात कितने पेचीदा होते हैं। इसीलिए उन्होंने शाहजैन को दूर रखने का फैसला किया। शाहजैन ने यह सब सुनकर हैरत से अपने बाप को देखा, जैसे उसने कुछ गलत सुना हो। मगर नहीं, उसने बिल्कुल सही सुना था। उसके अपने बाबा जो कभी गलत का साथ नहीं देते थे, और अब किस तरह से किसी की इज्जत को की बात को दबा सकते हैं। शाहजैन ने कुछ कहना चाहा, मगर वजाहत साहब ने उसे हाथ उठाकर इशारे से मना कर दिया। शाहजैन ने जब से मुठ्ठियां भींची और अपने कमरे की जानिब चला गया। वजाहत साहब ने कुमैल को भी उसके पीछे जाने का कहा और खुद डेरे पर जाने के लिए निकल पड़े। शाहजैन अपने कमरे में आया और अपना गुस्सा बेजान चीज़ों पर निकालने लगा। उसकी आंखों के सामने बार बार हुरम की रोई रोई आंखें आ रही थी, जिनमें अपनी इज्जत खोने का डर और खौफ हिचकोले ले रहा था। कुमैल कमरे में पहुंचा तो शाहजैन सब कुछ तहस नहस कर चुका था। कुमैल ने उसका गुस्सा ठंडा करने के लिए जल्दी से उसे पानी पिलाया और अपने साथ लेकर बेड पर आ बैठा। शाहजैन ने कुमैल से कहा था, बाबा कभी भी गलत का साथ नहीं देते, तो फिर जब बात किसी की इज्जत की है और वो चाहते हैं कि मैं खामोश रहूं। कुमैल को पता था शाहजैन अपनी जगह पर ठीक है, पर बात इतनी छोटी भी नहीं है। कुमैल ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे तसल्ली दी और वजाहत साहब को समझाने का कहकर वहां से चला गया, क्योंकि उसे पता था शाहजैन गुस्से में किसी की भी नहीं सुनता। शाहजैन ने खुद को कंपोज किया और दिन में हुए वाक़े पर गौर करने लगा। अगर वक्त पर ना पहुंचता तो न जाने क्या हो जाता। शाहजैन को तो यही बात तड़पा रही थी कि झील सी सब्ज आंखों में उस नामुराद की वजह से आंसू आए। शाहजैन ने मामले को अपने तरीके से हैंडल करने का फैसला किया, पर उसके चेहरे पर एक दिलनशीन मुस्कुराहट थी, जिसमें सब कुछ जलाने का जुनून था। अब शाहजैन रिलैक्स फील कर रहा था। उसे पता था कि उसके इस कदम से वजह साहब की नाराज़गी बर्दाश्त करनी होगी, मगर वो शाहजैन ही क्या जो किसी की मान जाए। उसकी ज़िंदगी का एक ही कानून था, अच्छों के साथ अच्छा और बुरों के साथ उनसे दुगना बुरा। जब तक अपने दुश्मन को जेर न कर ले, हार नहीं मानता था। शाहजैन ने अपने फ़ोन से किसी को कॉल मिलाई। दूसरी तरफ से जो जवाब किया, उसे सुनकर शाहजैन के चेहरे पर एक शातिराना मुस्कुराहट चली आई। बख्श बाबा ने अपने घर का दरवाज़ा बजाया तो अंदर से कोई आवाज़ न आई। खुरम जो पहले ही डरी हुई थी, दरवाजे की आवाज़ पर मजीद खौफज़दा हो गई। खुशबक के पीछे छुपने की कोशिश करने लगी, अपने आप से ही बातें करने लगी कि मैं छुपी हुई हूँ। खुशबक कर अपनी हंसती खेलती बच्ची को इस हालत में देखकर लहू के आंसू रोने लगा। खुशबक ने बड़ी मुश्किल से हुरम को खुद से अलग किया और दरवाज़ा खोलने गई। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो सामने ही बख्श अहमद हारे हुए ज्वारे की तरह खड़े थे। उन्हें शायद पहले ही सब कुछ पता चल चुका था, तो उन्हें खुशबक से कोई बात न की और आराम से चलते हुए हुरम के पास से आए, जो कोने में दुबकी बैठी हुई थी। अहमद बख्श ने बिना कुछ कहे हुरम को अपने शफकत भरे हिसार में लिया और बेतहाशा रोने लगे। पूरे गांव में ये बात जंगल में आग की तरह फैल चुकी थी। हर किसी की जबान पर यही बात थी कि बख्श अहमद की बेटी ने हवेली की लड़की को अपने जाल में फंसाया। पहले से ही दोनों का चक्कर चल रहा था, अब बात सबके सामने आ गई है तो पारसा बन रही है। तौबा, कैसा ज़माना आ गया है। अपने माँ बाप की इज्जत के बारे में भी न सोचा। बख्श अहमद सारे रास्ते ऐसी गलीज बातें अपनी बेटी के बारे में सुनता आया था, अब उसका जब जवाब दे गया था और बख्श अहमद अपनी फूल सी बच्ची के गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। खुशबक भी बाप बेटी को इस तरह रोते देख रंजीदा हो गई, मगर उन्होंने हिम्मत से काम लेते हुए बख्श बाबा से कहा था, तू ऐसे हिम्मत मत हार बख्श, अल्लाह ने हमारी बेटी की हिफाजत की है। हमें तो अपने सोने रब का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें बड़े नुकसान से बचा लिया। और लोगों का क्या है, वो तो बोलते ही रहते हैं, अगर तू हिम्मत हार जाएगा तो हुरम को कौन संभालेगा। बख्श को हवेली वालों पर बेतहाशा गुस्सा था, जिन्होंने उसके घर की इज्जत पर हाथ डाला था। बख्श ने अपनी इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मामला
बड़े साईं के पास ले जाने का फैसला किया। खुशबख्त खुर्रम का ख्याल रखने का बोलकर वो हवेली की जानिब रवाना हो गया। हाल शीश इब्राहिम उसे खुद से दूर जाता देखता रहा था, तब तक देखता रहा जब तक इम्तिसाल की गाड़ी नजरों से ओझल न हुई। शीश ने भी गाड़ी का रुख अपने ऑफिस की तरफ किया और गाड़ी हवा से बातें करने लगी। शीश इब्राहिम के कानों में अभी भी इम्तिसाल के अल्फाज गूंज रहे थे कि इम्तिसाल शाह शीश इब्राहिम से नफरत करती थी। शीश अपनी कार पार्क की और अपने शानदार ऑफिस में दाखिल हुआ। तमाम वर्कर्स शीश इब्राहिम को देखकर खड़े हुए, मगर वो किसी की भी तरफ ध्यान दिए बिना अपने कैबिन की तरफ रवाना हो गया। शीश इब्राहिम अपने कैबिन में दाखिल हुआ तो उसके पीछे ही सेक्रेटरी मिशाल भी दाखिल हुई। मिशाल एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी। बाप का पहले ही इंतकाल हो चुका था। एक बीमार माँ थी और मिशाल दोनों एक किराए के घर में रहते थे। इनके हालात देखकर शीश इब्राहिम ने उसे जॉब पर रखा। शीश को पूरे दिन के शेड्यूल के बारे में वो बता रही थी। शीश को देखकर मिशाल के दिल की धड़कनें एकदम तेज हुई। शीश ने एक गलत नज़र भी इस पर डालना गवारा न किया था। शीश इब्राहिम की यही बेनियाजी उसे दूसरों से मुनफरिद बनाती थी। हाल शीश इब्राहिम ने शेड्यूल डिस्कस करने के बाद मिशाल को जाने की इजाज़त दी। मिशाल बाहर आकर गहरी सांस लेने लगी। उसे लगा कि शीश ने उसका खुद को चोरी चोरी देखना नोटिस कर लिया है। मिशाल ने अपने जहन में आने वाले तमाम सवालों को झटकर दोबारा अपने काम में लग गई। दूसरी तरफ अपने कैबिन में बैठे शीश इब्राहिम का गुस्से से बुरा हाल था। उसे खुद पर पड़ने वाली नज़रों का बखूबी अंदाजा था। इसीलिए शीश ने जल्द अज जल्द उसे फारिग कर दिया ताकि मजीद उसके लिए परेशानी ना हो। शीश इब्राहिम अच्छे से जानता था कि दिल टूटने पर कितनी तकलीफ होती है, इसीलिए शीश नहीं चाहता था कि उसे भी उसी तकलीफ का सामना करना पड़े। वो जानता था कि मिशाल बहुत सादा लड़की है, मगर शीश इब्राहिम का दिल तो पहले ही किसी और के नाम हो चुका है और मरते दम तक उसी का रहेगा। इम्तिसाल और शीश इब्राहिम सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हैं। उन्हें दुनिया की कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। शीश इब्राहिम को अभी भी अपने लबों पर वो जानलेवा लम्स महसूस हो रहा था जिसने सालों से उसे बेचैन कर रखा था। शीश जानता था कि अब इम्तिसाल इतनी आसानी से कभी भी माफ़ नहीं करेगी, और करती भी क्यों कर, आखिर उसने काम ही ऐसा किया था। शीश इब्राहिम के ज़मीर ने एक बार फिर उसे आईना दिखाया जो वो कर चुका था। इतनी आसानी से तो माफ़ी नहीं मिलनी थी। शीश को इम्तिसाल का रिएक्शन याद आया, कैसे वो होनों की तरह देख रही थी। उसका दिल चाहा कि किसी भी तरह इम्तिसाल की एक झलक देख ले, और शायद ये वक्त भी कबूलियत का था। अभी वो कुछ और सोचता कि मिशाल नॉक करके इजाज़त मिलने पर अंदर चली आई और आज होने वाली मीटिंग के बारे में बताने लगी जो कि शाह इंडस्ट्रीज़ के साथ थी। शीश ने मीटिंग रूम का रुख किया और जैसे ही मीटिंग रूम में एंटर हुआ तो तमाम पार्टनर्स पहले ही मौजूद थे। शीश इब्राहिम अपनी शाहाना चाल चलता हुआ सरबराही कुर्सी पर आकर बैठा और मीटिंग शुरू करने का ऑर्डर दिया। तो मिशाल ने डरते डरते कुछ कहना चाहा। शीश ने नज़र उठाकर उसे देखा तो मिशाल जल्दी से बोली, सर अभी शाह इंडस्ट्री की ओनर नहीं आई, सभी ने का इंतज़ार कर रहे हैं। जबकि मिशाल की बात सुनकर शीश का पारा हाई होने लगा। उसे कहाँ इंतज़ार की आदत है। अभी वो कुछ कहता कि मीटिंग रूम का दरवाज़ा खुला। शीश इब्राहिम ने सामने खड़ी हस्ती को देखा तो उसे अपनी आंखों का धोखा लगा, मगर जब इम्तिसाल शाह उसकी कुर्सी के सामने आकर बैठी थी तो उसे हैरत का शदीद तरीन झटका लगा। इम्तिसाल ही शाह ग्रुप की ओनर है, ये बात शीश इब्राहिम को अभी पता चली थी। इम्तिसाल शाह ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी प्रेजेंटेशन दी। शीश इब्राहिम तो इतने सालों बाद इसमें इस बदलाव को देखकर अच्छा लगा था। इम्तिसाल ने शीश इब्राहिम पर एक गलत निगाह डालना भी गवारा न किया, और यही बात शीश इब्राहिम को अंदर तक तोड़ गई कि उसकी मोहब्बत, उसका इश्क उससे इतनी नफरत करता है कि एक नज़र देखना भी गवारा नहीं किया। शीश इब्राहिम का जब जवाब देने लगा, उसे कहाँ इग्नोरेंस की आदत थी। शीश की नज़र मुसलसल इम्तिसाल पर थी जो सबसे बेनियाज अपनी प्रेजेंटेशन दे रही थी। शीश ने नज़र उठाकर अपने इर्द गिर्द देखा तो मलिक इंडस्ट्री का ओनर जो कब से इम्तिसाल को अपनी गलत नज़रों से देख रहा था। मलिक को इस तरह से इम्तिसाल को देखने पर शीश इब्राहिम का गुस्सा आसमान को छूने लगा। उसने आसमान आओ देखा ना था और मलिक को गिरबान से पकड़कर खड़ा किया और बिना रुके मारने लगा। पूरा मीटिंग रूम इस वक्त सन्नाटे में था। शीश उससे बिना रुके मारे जा रहा था। सबसे पहले इम्तिसाल को होश आया और वो फौरन मलिक को शीश की गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश करने लगी। शीश ने तो आज उसे जिंदा ना छोड़ने की कसम खा रखी थी। शीश ने इम्तिसाल को खूनरेज नजरों से घूरा। एक पल को तो इम्तिसाल को भी उससे खौफ महसूस हुआ। शीश ने बिना कुछ कहे इम्तिसाल का हाथ पकड़ा और अपने साथ घसीटते हुए अपने कैबिन में लाया। एक झटके से उसका हाथ छोड़ा। शीश इब्राहिम की आंखों से खून बरसने को तैयार था। इम्तिसाल को शीश से खौफ महसूस हुआ। वो एक कदम पीछे जाने लगी। शीश जो पहले ही गुस्से में था, इम्तिसाल का खुद से दूर जाना उससे और हवा देने का बायस बना। शीश इतने कदमों का फासला एक कदम में तय किया और इम्तिसाल के इंतहाई करीब खड़ा हुआ। इम्तिसाल जो पहले ही उसके गुस्से से खाइफ थी, शीश के यूं करीब आ जाने पर मजीद खुद में सिमटी। शीश ने उसे कमर से पकड़कर अपने साथ लगाया और दूसरा हाथ अपनी गर्दन में जबरदस्ती हायल किया। इस अचानक रफ्तार पर इम्तिसाल की आंखों के आगे सितारे नाचने लगे। शीश दिलचस्पी से उसके सुर्ख पड़ते चेहरे को देखने लगा और जब बोला तो थोड़ी देर पहले के गुस्से का नामो निशान भी उसके चेहरे पर मौजूद नहीं था। इम्तिसाल तो उसके पल पल बदलते रूप पर हैरान रह गई। शीश ने निहायत नरमी से इम्तिसाल के चेहरे से लटें हटाई जो बार बार उसके चेहरे पर आ रही थी।
वो थोड़ा और करीब हुआ और नरमी से उसके माथे का बोसा लिया। शीश के लफ्ज़ में इस कदर शिद्दत और एहतराम था जिससे इम्तिसाल ने अपने अंदर तक सुकून उतरता महसूस किया। इम्तिसाल की आंखें खुद ब खुद झुक गई थी। शीश इससे दूर हो और उसकी रंगत में अपनी मोहब्बत की सुर्खियां घुलती हुई देखने लगा। इम्तिसाल होश में आई और उसको खुद से दूर धकेला। इम्तिसाल जब बोली तो उसके लफ्ज़ों में इतना जहर था कि शीश इब्राहिम की बर्दाश्त जवाब देने लगी। मुझे अपनी रखेल समझकर इस्तेमाल करना बंद करो। अगर इतनी ही ज़रूरत है अपने सुकून की तो कोई कोठे बहुत है, मैं कोई तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ। ऐसे ने जैसे ही अपने हाथ में मौजूद तस्वीर देखी उसे लगा आसमान उसके सर पर आ गिरा हो। तस्वीर में मौजूद लड़की हूबहू उसकी मोहब्बत का अक्स थी। एसएम को लगा कि उसकी आंखों का धोखा है। तस्वीर में जो लड़की है वही उसकी प्रिंसेस है। वही नैन नकुश, वही परी चेहरा। जिस चीज़ ने एसएम को सबसे ज्यादा हैरान किया था वो निचले होंठ पर जगमगाता तिल था जो उसकी प्रिंसेस के अलावा और किसी के पास नहीं हो सकता था। एसएम को लगा किसी ने उसे जिंदगी की नवी सुना दी हो। उसकी जिंदगी उसे वापस लौटा दी गई है। एसएम ने जल्दी से बाहर की तरफ दौड़ लगाई और खुली हवा में आकर लंबे सांस लेने लगा। इसे अब तक यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी प्रिंसेस जिंदा है। सैम ने खुद को कंपोज किया और हॉस्पिटल के पास जा पहुंचा। डॉक्टर जो अभी तक असावरा के बारे में कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे रहे थे, सैम को उनकी इसी बात पर मजीद गुस्सा आने लगा। वो फौरन डॉक्टर के सर पर जा पहुंचा, उसका गिरेबान पकड़ कर दहाड़ा, अंदर मौजूद लड़की मेरी सांसों में बसती है। अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारे हॉस्पिटल को आग लगा दूंगा। डॉक्टर जो अभी खून का इंतजाम करके आया था मगर अपने साथ होने वाली इस अचानक कार्रवाई पर हड़बड़ा गया। डॉक्टर जानता था कि ये वक्त सबके लिए ही मुश्किल होता है, इसीलिए बगैर किसी रद्द अमल के डॉक्टर ने उसे रिलैक्स करने की कोशिश की। देखिए, आप ब्लड ग्रुप ओ का इंतज़ाम करें। पेशेंट की हालत तशवीशनाक है, शायद वो खुद भी सर्वाइव नहीं करना चाहती। आप प्लीज़ दुआ कीजिए, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। उन्हें आपकी दुआओं की ज़रूरत है। डॉक्टर एसएम का कंधा थपथपाकर चला गया था। एसएम को अपने अंदर सब टूटता हुआ महसूस हुआ। एक बार फिर जिंदगी ने उस मोड़ पर ला खड़ा किया था जहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ था। एसएम ने जल्दी से अपने राइट हैंड को कॉल मिलाई और अगले 5 मिनट में वो ब्लड लेकर हॉस्पिटल में मौजूद था। एसएम ने ब्लड डॉक्टर्स को दिया और खुद बेंच पर बैठकर बेचैनी से अपने बालों में हाथ फेरने लगा। 3 घंटों के इंतजार के बाद डॉक्टर ने उसके खतरे से बाहर होने की खबर सुनाई, जिसे सुनकर एसएम के बेजान जिस्म में जैसे किसी ने रूह फूंक दी थी। एसएम ने करीम को यहाँ से रुकने का बोला और खुद हॉस्पिटल से मुंसलिक मस्जिद की तरफ चला गया। जितने सालों बाद वो अपने रब के आगे झुकने जा रहा था, उसकी आंखों से ज़ारों कतार आंसू बहने लगे। पहले वजू किया और अपने रब के आगे सजदा रेज हुआ और शुक्राने के नफल अदा किए जिसने उसकी दुआओं को रायगा नहीं होने दिया था। उसके सामने अपने सारे गुनाह आ रहे थे। आज इतने सालों बाद उससे सुकून नसीब हुआ था। ऐसे ने दुआ के लिए हाथ उठाए तो सबसे पहले अपने रब का शुक्र अदा किया जिसने एक बार फिर उसकी ज़िंदगी उसे लौटा दी थी और अपनी ज़िंदगी के लिए दुआ की अब कभी भी उससे दूर ना जा सके। दुआ के बाद उसने चेहरे पर हाथ फेरा और वार्ड की तरफ रुख किया। एसएम जैसे ही रूम के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि 3 लोग वहां पहले से ही मौजूद थे। एसएम ने आईब्रो चुकाकर करीम से पूछा कि कौन है ये। करीम ने थूक निकलते हुए जवाब दिया, सर ये पेशेंट के घर वाले हैं। एसएम ने सुनते जब से मुठ्ठियां भींची और रहमान साहब को अपने साथ आने का इशारा किया। एसएम ने बिना लगी लपटी अपनी बात सामने रखी। आपकी क्या लगती है मिस सावरा? नाम से उसने आईडी कार्ड पहले से ही देख लिया था। रहमान साहब ने नासमझी से उसे देखा था। एसएम ने इतना मुश्किल सवाल तो नहीं पूछा। रहमान साहब भतीजी है मेरी, मगर आप ये सवाल क्यों कर रहे हैं? एसएम क्योंकि वो आपकी भतीजी नहीं बल्कि मेरी बीवी है। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और निकाह भी हम आपको बताने आ रहे थे कि ये एक्सीडेंट हो गया। अब आपका या आपकी फैमिली के किसी भी मेंबर का सावरा से कोई ताल्लुक नहीं, वो सिर्फ मेरी बीवी है। रहमान साहब को ये सब सुनकर ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके पैरों तले ज़मीन खींच ली हो। एसएम ने अभी अपनी बात मुकम्मल नहीं की थी कि रहमान साहब ने एक जोरदार तमाचा उसके मुंह पर दे मारा। करीम जो कब से दोनों की बहस देख रहा था अपने बास पर हाथ उठाना बर्दाश्त न कर सका और फौरन मारने के लिए आगे बढ़ा, मगर बीच में ही एसएम ने रोक दिया। उनका रिएक्शन देखकर एसएम को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा और वो मकरूह हंसी हंसते हुए मजीद उनका खून जलाने लगा। थप्पड़ की आवाज़ सुनकर सभी वहां पहुंच चुके थे। वलीद ने गुस्से से अपने सामने खड़े शख्स को देखा। हमना बेगम को सारी बात सुनते ही सत्ता हो गया था। माहिन जब स्कूल से आई थी वलीद उसे भी साथ ले आया। हमना बेगम को सबसे पहले सत्ता टूटा और वो एसएम के सामने जा खड़ी हुई। मुझे पता था कि ये कहीं मुंह काला करती फिर रही है, मगर तुम जैसा मिर्जादा भी उस नागिन के चंगल में फंस गया इस बात पर हैरत है। वैसे अभी तक कितनी रातें गुजार चुके हो उस बदचलन के साथ। हमना बेगम के अल्फाजों को सुनने के बाद एसएम को लगा किसी ने उसके सीने को 2 टुकड़ों में काट दिया। एसएम का दिमाग एकदम घूमा और अगले ही लम्हे हमना बेगम की गर्दन उसके हाथ में थी। एसएम ने पूरी ताकत से हमना बेगम की गर्दन को जकड़ रखा था। सबने उन्हें छुड़वाने की कोशिश की मगर नाकाम रहे। हमना बेगम को लगा अब उस जल्लाद ने उसकी गर्दन न छोड़ी तो उनकी रूह परवास कर जाएगी। अब एसएम कुछ करता कि नर्स भागती हुई उनकी तरफ आई और असावरा के होश में आने की खबर दी। इम्तिसाल के जहरीले अल्फाज सुनकर शीश इब्राहिम को लगा जैसे उसके जिस्म से शोले निकल रहे हैं। उसकी सारी नसें गुस्से से फूल चुकी थी। आज जिन अल्फाज में इम्तिसाल ने शीश इब्राहिम की तहजीर की वो नाकाबिले तलाफी थे। शीश ने बिल्कुल
अचानक इम्तिसाल के दोनों बाजुओं को कमर के पीछे लगाया और बेदर्दी से मड़ोड़ा के इम्तिसाल की कराह निकल गई। शीश उसके कान के करीब झुका और जब बोला उसके लहजे में नरमी का जरा सा भी शायबा न था। अगर जरूरत ही पूरी करनी थी तो कोठे पर जाने का क्या जवाब, तुम भी तो कर सकती हो, आखिर पहली बीवी हो मेरी, वो भी मेरी मोहब्बत में पोर पोर डूबी हुई। इम्तिसाल शाह सर से पांव तक शीश इब्राहिम की है, अब ये मुझ पर है कि तुम मैं कैसे इस्तेमाल करूं, तुम कभी भी मुझसे दूर नहीं जा सकती इम्तिसाल शाह, क्योंकि शीश इब्राहिम तुम्हारी सांसों पे भी दस्तरस हासिल कर सकता है, जिसका एक नमूना तुम अभी देखो। कि इम्तिसाल को जब तक एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शीश ने उसे कमर से पकड़कर अपने साथ लगाया और कुछ भी समझने का मौका दिए बगैर उस पर झुक गया। इम्तिसाल शाह की रूह तक कांप उठी थी। शीश के लफ्ज़ पे आज नरमी के बजाय सख्ती और जुनून था। शीश इतनी शिद्दत से उसकी सांसें पी रहा था कि इम्तिसाल को लगा अगर अब शीश ना रुका तो वो मर जाएगी। मगर शीश तो मुकम्मल मदहोश था, उसे कोई परवाह न थी। इम्तिसाल ने खुद को छुड़ाने के लिए उसके सीने पर मुक्के बरसाए, मगर उसका उल्टा ही असर हुआ। शीश ने उसके दोनों बाजू अपनी गर्दन के गिर्द हाइल किए और उसे अपने मजीद करीब किया। न जाने कितनी देर शीश खुद को सैराब करता रहा। जब इम्तिसाल की सांसें उखड़ने लगी तब जाकर उसने इम्तिसाल को अपनी जुनूनी गिरफ्त से आज़ाद किया। इम्तिसाल का वजूद सर पड़ चुका था और होंठों से भी लहू रस रहा था। शीश ने जब उसकी ये हालत देखी तो खुद को ही कोसने लगा कि क्यों उसने अपनी तमाम शिद्दतें एक ही पल में उस नाजुक सी जान पर उड़ेल दी थी, जबकि अभी तक तो वो उसे अपनी चाहत का मान भी न दे पाया था। इम्तिसाल उसके सीने से लगकर गहरे सांस लेने लगी, मगर उसकी सांसें बहाल होने में ही नहीं आ रही थी। शीश को होश तो तब आया जब वो उसकी बाहों में ही झूल गई थी। शीश इब्राहिम को लगा किसी ने उसके जिस्म से जान खींच ली हो। बिखरे बाल, पीली पड़ती रंगत, होठों से रसता लहू, ये सब देखकर शीश को वहशत सी होने लगी। शाहजैन ने अपने तरीके से ये मसला हल कर दिया था। शाहजैन के आदमी हारिस को हवेली के बाहर से उठा चुके थे और सीधा शहर वाले फार्म हाउस लाए थे। शाहजैन ने वजाहत साहब से अपने दोस्तों से मिलने का बोला और शहर चला आया। फार्म हाउस पहुंचकर उसने अपने आदमी को वहां से जाने का कहा और खुद हारिस की आंखों के से पट्टी हटाई जो कब से फड़फड़ा रहा था। शाहजैन ने पट्टी उतारते ही जोरदार मुक्का उसके मुंह पर दे मारा। हारिस के मुंह से लहू रसने लगा। शाहजैन ने खूब जमकर उसकी धुलाई की और उसे अधमरा करके हवेली वापस भेजा। हवेली में हारिस की हालत देखकर शराफत साहब गुस्से से दहाड़े थे। किसकी इतनी हिम्मत हुई कि हमारे बेटे पर हाथ उठाए। हारिस ने जब शाहजैन का नाम लिया तो उनके शैतानी दिमाग ने अपना काम करना शुरू किया। अगले दिन सुबह ही पंचायत बुलाई गई जो कि शराफत इब्राहिम ने बुलवाई। इस पंचायत में शाहजैन कुमेल और वजाहत साहब भी शामिल थे। पंचायत शुरू की गई जिसमें हारिस ने अपनी तमाम कार्रवाई का इल्जाम शाहजैन पर डाल दिया कि शाहजैन का ही ड्राइवर की बेटी से चक्कर था। दोनों को रंगे हाथों पकड़ा और जब मैंने सच बताने की कोशिश की तो उसने मेरी ये हालत कर दी। शाहजैन और कुमेल का पारा हाई होने लगा। हारिस ने हुरम और शाहजैन की शर्मनाक तस्वीर पंचायत में दिखाई थी जिन्हें देखकर सब तौबा करने लगे। शाहजैन ये सब देखकर आपे से बाहर होने लगा और हारिस को मारने के लिए लपका, लेकिन बीच में ही उसे सबने रोक लिया। पंचायत ये सब देखने के बाद शाहजैन को कुछ सुरवार समझने लगी। अभी कोई फैसला होता कि बस शायद अहमद और हुरम चले आए और रो रो कर सारा मामला पंचायत के सामने रखा, मगर किसी ने भी उसकी बात पर यकीन न किया, बल्कि उसे बच्चे कहा और भी लोग न जाने क्या क्या कह रहे थे। बस यहाँ शाहजैन की बस हुई थी और शेर की तरह दहाड़ा, खबरदार अगर किसी ने एक लफ्ज़ भी कहा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप लोग होते कौन है किसी के किरदार पर उंगली उठाने वाले। पंचायत में सब खुसर फुसर करने लगे कि न जाने किस किस को अपने जाल में फंसाया होगा। अब कौन करेगा इस बदचलन से शादी। हर तरफ चेमा गोइयां हो रही थी और वजाहत इब्राहिम जो कब से बर्दाश्त कर रहे थे आखिरकार बोल उठे, हमारा बेटा करेगा इस लड़की से शादी, अभी और इसी वक्त निकाह होगा, क्या किसी को एतराज़ है। वजाहत इब्राहिम के इस फैसले ने सबके मुंह पर ताला लगा दिया था। वो अपनी मगरूराना चाल चलते हुए शाहजैन के पास आए और उससे पूछे, शाहजैन वजाहत इब्राहिम, क्या तुम्हें हमारे फैसले से कोई एतराज़ है। शाहजैन ने फौरन नफ़ी में सर हिलाया, फिर हुरम की रजामंदी मालूम की जो अपने बाप के झुके कंधे देख रही थी। उसने बख्श बाबा की तरफ देखा जिनकी आंखों में एक इल्तिजा थी और उसका सर खुद ही झुक गया। सबने उसे हुरम की रजामंदी जानकर निकाह का इंतजाम किया और कुछ ही पलों में वो हुरम अहमद बख्शी हुरम शाहजैन इब्राहिम बन चुकी थी। सारे गांव में वजाहत इब्राहिम के फैसले ने हलचल मचा दी थी। वजाहत साहब ने बख्श बाबा को तसल्ली दी और पंचायत बर्खास्त की। शाहजैन को तो जैसे बिन मांगे ही सब मिल गया था। वजाहत साहब ने शाहजैन को हुरम को हवेली ले जाने का हुक्म दिया। हुरम बख्श अहमद के गले लगकर खूब रोई। कुमैल ने ही उसके सर पर हाथ रखा, उसे साथ लिए गाड़ी में बैठा। शाहजैन भी हुरम के साथ आकर बैठा तो हुरम नामहसूस अंदाज में उससे दूर हुई जो शाहजैन को नजरों से छुपा न रह सका। वो तीनों हवेली पहुंचे तो हुरम डर से कांप रही। शाहजैन ने उसके नाजुक हाथ को अपने हाथ में लिया और हवेली के अंदर जाने लगा। हुरम के तो पसीने छूट गए, पहली बार उसने को किसी ने छुआ था। शाहजैन बिना किसी की तरफ तवज्जो दिए हुरम को अपने साथ लिए हवेली में दाखिल हुआ। महरुनिसा बेगम हुरम को शाहजैन के साथ देखकर हैरत से बोली,
شاہو، آپ خرم کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ شاہزین نے انہیں مختصر سے بات بتائی، جسے سن کر مہروں سب بیگم حیرت سے گنگ رہ گئیں۔ شاہزین نے ملازمہ کو خرم کو کمرے میں لے جانے کا بولا اور خود ماں کو سب کچھ بتانے لگا۔ ساری بات سن کر سبھی پریشان تھے۔ کل رات اڑ رہے تھے ستارے ہوا کے ساتھ، اور میں اداس بیٹھا تھا اپنے خدا کے ساتھ۔ یا تو قبولیت کے طریقے سکھا مجھے، یا مجھ کو جوڑ دے تو اپنی رضا کے ساتھ۔ شیش ابراہیم کی سانس ایک پل کو رک سی گئی تھی۔ انتصار کو اس حالت میں دیکھ کر شیش نے اس سے قریب پڑے کوچ پر لٹا اور پانی کے چھینٹے مارے۔ اس کی سانسیں بہت مدھم چل رہی تھی۔ شیش نے اس کے بال سمیٹے، ہونٹوں سے رستا لہو اپنے ہونٹوں سے چنا جیسے مرہم رکھ رہا ہو۔ شاید اس کے لمس کا ہی اثر تھا جو وہ کسمسا کر ہوش میں آنے لگی۔ شیش فوراً امتصال سے دور ہوا۔ امتصال ابھی بھی غنودگی میں تھی۔ شیش نے اسے اپنی باہوں میں بھرا، اپنی گاڑی میں لٹایا، گاڑی اپنے پیلس کی جانب موڑ دی۔ اگلے 5 منٹ میں وہ ابراہیم پیلس کے باہر تھے۔ شیش نے امتصال کو اپنی گود میں اٹھایا اور کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ خان بابا، جو کھڑکی سے سب کچھ دیکھ رہے تھے، فوراً اس کے پاس آئے۔ کیا ہوا امتصال بٹیا کو؟ خان بابا نے گھبرا کر پوچھا۔ شیش نے انہیں بس یہی بتایا کہ کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہے۔ شیش خان بابا کو جواب دے کر امتصال کے لیے کچھ کھانے کو لینے گیا، اور جب واپس آیا تو ہاتھ میں ایک ٹرے موجود تھی۔ خان بابا شیش ابراہیم کو اس طرح کام دیکھ کر اپنی ہنسی چھپانے لگے اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ شیش کمرے میں پہنچا اور زبردستی اسے اٹھا کر ٹیبلٹ اور دودھ دیا۔ امتصال شاید اب بھی کمزوری محسوس کر رہی تھی، اسی لیے شیش کے کندھے پر ہی سر رکھ کر سو گئی۔ شیش نے یہ خوبصورت لمحہ اپنے کیمرے میں قید کر امتصال کو خود سے الگ کیا، اسے لٹا کر کمفرٹر اڑایا، خود اپنی شرٹ اتار کر اس کے دوسری طرف آ کر لیٹا اور امتصال کا سر اپنے بازو پر رکھا۔ امتصال نے بھی اپنا رخ شیش کی طرف کیا اور اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپایا۔ شیش اس کی اس خوبصورت ادا پر جانا دل سے نثار ہوا۔ امتصال آج کتنے سالوں بعد اس کی باہوں میں تھی۔ شیش اس کا ایک ایک نقش اپنی آنکھوں کے ذریعے دل میں اتار رہا تھا۔ امتصال کو بھی اب ہوش آنے لگا تھا۔ اسے نیند میں محسوس ہوا جیسے وہ کسی کی گرفت میں ہو۔ امتصال نے مندی مندی آنکھیں کھولی تو سامنے ہی شیش ابراہیم کو پایا، جو بڑی فرصت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ امتصال شاید اپنے حواسوں میں نہیں تھی، بے خیالی میں شیش کے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگی جیسے کچھ محسوس کرنا چاہ رہی ہو۔ شیش کو یہ دیکھ کر حیرت کا شدید جھٹکا لگا کہ امتصال نے اس کی طرف پیش قدمی کی ہے۔ شاید یہ دوائیوں کا ہی اثر تھا جو امتصال اس طرح بہیو کر رہی تھی۔ شاید شیش نے اس موقع کو قدرت کی طرف سے اشارہ سمجھا اور امتصال کے دل میں کیا ہے وہ جاننے کی ٹھانی۔ شیش نے امتصال کو اپنے مزید قریب کیا تو امتصال اس کے سینے پر آ گری۔ سارے بال شیش کے چہرے پر بکھر سے گئے تھے۔ شیش نے اپنے چہرے پر آئے بال ہٹائے۔ امتصال شیش کی طرف تھوڑا سا جھکی اور اس کے ماتھے پر اپنے نرم و نازک لبوں کا لمس چھوڑا۔ شیش نے بھی اس کے لمس کو محسوس کرتے ہوئے اپنی دونوں آنکھوں کو بند کیا۔ امتصال نے جب دیکھا کہ شیش نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہیں تو باری باری اس کی دونوں آنکھوں پر اپنا لمس چھوڑا۔ کچھ دیر بعد جب کوئی حرکت نہ ہوئی تو شیش نے اپنی آنکھیں کھولی تو امتصال کی آنکھوں میں آنسو تھے، جنہیں دیکھ کر شیش ابراہیم کو لگا کہ وہ بھی اس کی آنکھوں کی جلتھل میں گم ہو جائے گا۔ اس کا خود پر سے قابو کھوتا جا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کے آنسو بے مول ہوتے، شیش نے وہ آنسو بھی اپنے لبوں سے چن لیے تھے۔ لبوں نے آنکھوں سے گالوں تک کا سفر طے کیا اور وہاں اپنے پیار کی نشانی دی۔ گالوں سے ہوتے ہوئے شیش نے اس کے نازک رونے کی وجہ سے کپکپاتے ہوئے لبوں کو اپنے لبوں کی دہکتی گرفت میں لیا اور دیوانہ وار اپنا پیار اس پر نچھاور کرنے لگا۔ شیش نے اس سے آزادی دیے بنا ہی کروٹ بدلی اور اس کے ہونٹوں پر بھی گرفت سخت کی۔ اس بار امتصال نے بھی اس کا ساتھ دیا اور شیش کے لمس کو محسوس کرنے لگی۔ جب امتصال کی برداشت سے باہر ہوا تو اس نے شیش کی کالر کو جھٹکا دیا، جس سے شیش بھی ہوش میں آیا اور اس کے لبوں کو آزاد کیا۔ اب کی بار شیش کا نشانہ اس کی گردن کا تل تھا، جس نے اس کا چین و قرار سب لوٹ لیا تھا۔ شیش کو امتصال میں کوئی حرکت محسوس نہ ہوئی تو اس نے سر اٹھا کر دیکھا، امتصال سو چکی تھی۔ شاید شیش بھی خود پر بڑی مٹیت سے قابو کرتا امتصال کے پاس سے اٹھا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اگر تھوڑی دیر بھی اس کے پاس رکا تو خود پر کنٹرول نہیں رکھ سکے گا، اس لیے اس کے پاس سے اٹھا اور فریش ہونے چلا گیا۔ اساورا کو ہوش آ چکا تھا، لیکن وہ کسی کو بھی پہچان نہیں پا رہی تھی، اور جب ذہن پر زور دینے کی کوشش کرتی تو سر کا درد بڑھ جاتا۔ سب گھر والے دوڑتے ہوئے اساورا کے کمرے کی طرف آئے، مگر یہ کہ اساورا تو کسی کو بھی پہچاننے سے انکار کر رہی تھی۔ امنہ بیگم نے اساورا کی اس حالت کو بھی ڈرامے کا نام دیا اور اساورا پر احزانی ہو کر چلائیں، جب اپنے یار کے ساتھ مکالمہ کر کے آئی تو اب یہ ناٹک کیوں کر رہی ہے؟ منحوس ماری، اگر یہی سب کرنا تھا تو ہمیں بتا دیتی، ہم خود تجھے تیرے یار کے ساتھ رخصت کر دیتے، مگر ہماری عزت تو ناؤ چھالتی۔ اب کیا عزت رہ جائے گی ہماری معاشرے میں؟ صرف تیری وجہ سے آج ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں، نامراد اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی مر جاتی، بدبخت کہیں کہ اب ہم سے تیرا کوئی واسطہ نہیں ہے، تو مرے یا جیا ہم سے کوئی بھی رابطہ رکھنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ ابھی کچھ اور کہتی کہ کمرے میں دھاڑ کی آواز گونجی اور شیشے کی ٹیبل ہمنہ بیگم کے پیروں میں چکنا چور ہوئی۔ اساورا جو سب کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، اسم کے ایسے ری ایکشن سے مزید خوفزدہ ہوئی اور زوردار چیخ ماری۔
एसएम लंबे डग भरता हुआ हमना बेगम तक पहुंचा और उनके सामने जा खड़ा हुआ। जब बोला तो उसकी आवाज़ इंतहाई सर्द थी। कमरे में सिर्फ एसएम की आवाज़ गूंज रही थी। बस खबरदार, आपने मेरी बीवी के बारे में एक लफ्ज़ भी अपनी गलीज़ ज़बान से निकाला तो ज़बान गुद्दी से खींच लूंगा। आप होती कौन है उसे कुछ कहने वाली? एक औरत होकर दूसरी औरत पर तोहमत लगाते हुए अगर इतनी ही बोझ है आप पर तो मैं भी इसे अपने साथ ले जा रहा हूँ। और हाँ, आइंदा के बाद मेरी बीवी के बारे में कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचना, वरना अगली बार बोलने के काबिल नहीं रहेंगी आप, समझ आई? आखिरी बात करते हुए शेर की तरह दहाड़ा था। पूरे कमरे में सन्नाटा था। तमाम लोग खामोश तमाशाई बने खड़े थे। किसी में भी इतनी हिम्मत न थी कि उसे रोक सके। और असावरा की तो समझ से ही सब कुछ बाहर था। अचानक फिर से उसके सर में दर्द होने लगा और वो बेहोश हो गई। असम ने हमना बेगम को खूंखार नजरों से घूरा और सबके सामने असावरा को डॉक्टर से डिस्चार्ज लेकर अपने साथ ले जाने का कहा, जिसे सुनकर रहमान साहब भड़क उठे और बोले, देखो लड़के, तुम बहुत पहले ही हॉस्पिटल में तमाशा लगा चुके हैं और अब हमारी इज्जत मजीद खाक में मत मिलाओ। तुमसे आखिरी बार कह रहे हैं, असावरा तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगी। इतना कहना था कि असम के अंदर रहमान ने अंगड़ाई ली, जैसे बताना चाह रहा हो कि अभी भी वक्त है, खुद को मेरे कहर से बचा लो वरना सब कुछ तबाह हो जाएगा। एक पल को तो रहमान साहब को भी असम की सर्द काली आंखों से खौफ आया। असम ने उनकी बात को हवा में उड़ाया। करीम को गाड़ी तैयार करने का हुक्म दिया। करीम उसके अताब से बचने के लिए फौरन वहां से निकला। पीछे सब घर वाले उसकी हरदर्मी पर सब्र का घूंट पी कर रह गए। असम ने रहमान साहब को निकानामा दिया और साबरा को बाहों में उठाया और वहां से ले गया। वलीद तो बस हैरत से गंग सब कुछ देख रहा था। कैसे वो नाजुक सी चिड़िया इतना बड़ा कदम उठा सकती है? उसके इतने पर कब निकल आए? वलीद को बस साबरा के अपने हाथ से निकल जाने पर अफसोस था। वो दूसरी तरफ हमना यतीम के दिल में तो खुशी से लड्डू फूट रहे थे। अच्छा हुआ बल्ला टली माहीन बाप के गले से लगकर खूब रोई। उसे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। गाड़ी एसएम पैलेस के बाहर रुकी। एसएम ने किसी कीमती मता की तरह साबरा को अपने बाजू में उठा पैलेस की तरफ कदम बढ़ाए। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ तो सभी हाल में मौजूद थे। एसएम की बाहों में किसी लड़की की मौजूदगी वहां बैठे हर शख्स के लिए हैरानगी का बायस थी। अभी तक किसी ने लड़की का चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि असावरा का चेहरा उसके बालों से मुकम्मल तौर पर छुपा हुआ था। सबसे पहले आगा जान को होश आया और वो फौरन एसएम की तरफ लपके उसने आंख के इशारे से सबको खामोश होने का कहा। साबरा को अपने कमरे में ले गया। जिस कमरे में एसएम दाखिल हुआ वो कमरा किसी शहजादे का महल लगता था। उसके कमरे में हर चीज़ इंतहाई नफासत से रखी गई थी। एसएम ने साबरा को अपने बेड पर लिटाया और कम्फर्टर उड़ाकर बाहर आया, जहाँ सब उसका इंतजार कर रहे थे। वो बाहर आया तो आगा जान ने इससे पूछा के अंदर मौजूद लड़की कौन है। ऐसा ने जो जवाब उसे दिया उसे सुनकर पैलेस में मौजूद हर शख्स की आंखें हैरत से आंखें फट गईं। अंदर जो लड़की है वो मेरी प्रिंसेस है आगा जान। मेरी प्रिंसेस जिंदा है। अल्लाह ने मुझे मेरी ज़िंदगी लौटा दी। आप सोच भी नहीं सकते मैं आज कितना खुश हूँ। आगा जान तो उसके इंकशाफ पर हैरान रह गए। उन्हें लगा कि ऐसे में किसी को किसी बात का सदमा लगा है। आगा जान ने उसे झंझोड़ा, क्या कह रहे हैं आप? ये सब प्रिंसेस जिंदा कैसे हो सकती है? एसएम ने बिना किसी बात का जवाब दिए आगा जान को अपने कमरे में ले गया। अपने सामने इतने सालों के बाद अपनी प्रिंसेस को देखकर आगा जान की आंखें छलक पड़ी। एसएम आगा जान के गले लगा और बच्चों की तरह रोने लगा। आगा जान, अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली, मुझे मेरे जीने की वजह लौटा दी। आगा जान, आगा जान भी उसे साथ लगाए रो दिया। आखिर 5 सालों का गुबार था। जब वो रो चुका तो आगा जान से अलग हुआ और बेड पर असावरा के पास जाकर बैठा। आगा जान ने भी बाहर जाना मुनासिब समझा। एसएम ने असावरा के नाजुक हाथ को अपने हाथ में लिया और नरमी से बोसा दिया। एसएम को असावरा के जिस्म में हरकत महसूस हुई। उसने आंखें खोली तो सामने ही किसी गैर-शनासा बंदे को पाया जो बड़ी चाहत से उसे देख रहा था। असावरा तो कुछ भी याद नहीं था। एसएम ने उसके गाल पर हाथ रखना चाहा। असावरा ने झटक दिया। एसएम का गुस्से से पारा हाई होने लगा। उसने गुस्से से असावरा के दोनों हाथों को अपनी गिरफ्त में लिया। तुम मुझसे कभी दूर नहीं जा सकती प्रिंसेस, कभी नहीं। उसके हर लफ्ज में एक जुनून था जिसने असावरा को खौफजदा किया। असावरा को जब कुछ न समझ आया तो वो रोने लगी। देखिए आप कौन है, प्लीज मुझसे दूर रहें, मेरे घर वाले कहाँ हैं? एसएम ने उसकी तमाम बातों के जवाब में बस यही कहा, आज से बस तुम्हारा यही घर है, तुम्हारा सब कुछ सिर्फ मैं हूँ। मेरे बारे में सोचो, तुम्हारी सोच भी सिर्फ मुझ तक रहनी चाहिए। तुम समझ रही हो ना मेरी बात प्रिंसेस? एसएम उसके एक एक नक्श को अपनी आंखों से दीवानावार चूम रहा था। साबरा ने हिम्मत करके एसएम की तरफ देखा, जो पहले से ही उसके चेहरे के नकूश से उलझ रहा था। आप मेरे क्या लगते हैं? असावरा ने कांपती आवाज में पूछा था। एसएम उसके मासूमाना सवाल पर इतने सालों बाद भी दिल से मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट हर तरह के फरेब से पाक थी। असावरा तो उसे देख कर रह गई। कोई मर्द मुस्कुराता हुआ इतना खूबसूरत कैसे लग सकता है? असावरा ने जल्दी से नजरें झुकाई कि कहीं उसकी चोरी ना पकड़ी जाए। खुर्रम कमरे में दाखिल हुई तो उसे लगा जैसे किसी शहजादे का कमरा हो। कमरे के बाहर हर चीज़ अपने कमरे की हर चीज़ अपने कीमती होने का मुंह बोलता सबूत थी। खुर्रम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हुआ क्या है। एक दिन में उसकी ज़िंदगी क्या से क्या हो गई थी। इसके ख्वाब से उसकी ज़िंदगी सब मजाक बनकर रह गए थे।
अपने साथ हुए वाक़ये को सोचकर हुर्रम फूट-फूट कर रोने लगी। उसे अब तक यकीन नहीं हो रहा था कि वो शाहज़ैन की बीवी बन चुकी है। हुर्रम को लगा शाहज़ैन ने उससे निकाह वजाहत साहब के दबाव में आकर किया है। उसने घड़ी में टाइम देखा तो रात के 1 बज रहे थे। उसे मालूम था कि शाहज़ैन उसकी वजह से कमरे में नहीं आए। सोच के आते ही उसने अज़ियत से आँखें मींची और उसे पता ही न लगा कब वो रोते हुए नींद की वादियों में गुम हो गई। दूसरी तरफ शाहज़ैन ने बिन मांगी दुआ की कबूलियत पर अपने रब का शुक्र अदा किया, जिसने उसकी मोहब्बत दी, उसकी दुआ को कबूलियत का शर्फ बख्शा। शाहज़ैन डेरे के तमाम काम निपटा कर रात को 3 बजे अपने कमरे में आया तो देखा सामने ही हुर्रम बेड के किनारे सोई हुई थी। शाहज़ैन ने गला खनकारा तो हुर्रम, जिसकी अभी आंख लगी थी, फौरन उठ गई। शाहज़ैन चलता हुआ उसके करीब आया और सलाम किया। हुर्रम ने सर के इशारे से जवाब दिया। शाहज़ैन तो बस इसकी आंखों का दीवाना था। उसे बगैर हिजाब के देखकर उसे लगा उसकी तलाश मुकम्मल हो गई हो। हुर्रम को कुदरत ने बेमिसाल हुस्न से नवाजा था। शाहज़ैन तो बस उसकी खूबसूरती में अपना आप गुम होता महसूस कर रहा था। शाहज़ैन ने आहिस्ता से हुर्रम का हाथ अपने हाथ में लिया और अंगूठे से सहलाया। हुर्रम को लगा उसे किसी जलते अंगारे ने छू लिया हो। उसने फौरन अपना हाथ खींचा। शाहज़ैन को उसकी ये हरकत नागवार गुजरी। हुर्रम ने भी फैसला ही लिया था कि वह अनचाहे बनकर नहीं रह सकती, इसीलिए हिम्मत करके शाहज़ैन की तरफ देखा, जो उसकी हरकत व सकनात पर नज़र रखे हुए था। हुर्रम ने उसे खुद को देखते पाकर अपना कुछ खलक तर्क किया और कपकपाती हुई आवाज़ में बोली, देखिए छोटे साईं, हम जानते हैं कि आपने ये सब बड़े साईं के ज़बरदस्ती करने पर किया। आपको कोई ज़रूरत नहीं है ये रिश्ता निभाने की। मुझे भी और खुद को भी इस बेनाम और समझौते के रिश्ते से आज़ाद कर दें। हुर्रम जो अपनी ज़बान अपनी ही धुन में बोली जा रही थी, शाहज़ैन को अपनी तरफ आता देख उसकी ज़बान तालबों से जा लगी। शाहज़ैन ने एक भी लफ्ज़ किए बिना एक तमाचा हुर्रम के गाल पर दे मारा। हुर्रम लहराकर बेड पर जा गिरी। शाहज़ैन ने उसका मुंह अपने हाथों में दबोचा और जो बोला तो उसकी आवाज़ इतनी सर्द थी कि हुर्रम की रीढ़ की हड्डी सनसना उठी। हुर्रम खौफज़दा होकर शाहज़ैन को देखने लगी। शाहज़ैन की आंखों में खून छलक रहा था। वो एक कदम का फासला मिटाकर हुर्रम के करीब आया। हुर्रम पीछे खिसकने की कोशिश करने लगी, मगर शाहज़ैन ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे नाकाम बना दिया। हुर्रम उसके हिसार में कँपकपा रही थी जब शाहज़ैन की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, अब बताओ क्या चाहती हो मुझसे? हुर्रम की तो मानो जान ही निकल गई। उसने कब सोचा था शाहज़ैन का ऐसा रूप। शाहज़ैन उसके कँपकपाते नाजुक लब, सुरख़ारी सब्ज़ आँसुओं से भरी आँखें। शाहज़ैन को अपना ज़ब्त टूटता हुआ महसूस हुआ। रात का वक़्त, नया-नया रिश्ता, ऊपर से तन्हाई। शाहज़ैन का खुद पर काबू न रहा। वो बेख्तियार होकर उसकी भीगी आँखों पर झुका और उन पर अपना लम्स छोड़ा। हुर्रम ने सख्ती से उसकी शर्ट दबोची। शाहज़ैन ने माथे को अपनी मोहब्बत की पहली मोहर से सजाया। हुर्रम को लगा शाहज़ैन की कुर्बत उसकी सांसें रोक देगी, मगर मुकाबिल को होश ही कहाँ था। शाहज़ैन अभी भी मुकम्मल उस पर झुका हुआ था जब हुर्रम ने हिम्मत करके उसे परे किया और बाथरूम में भाग गई।